गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिविटी रेशो, और जिसको हम दूसरा नाम क्या है, टर्नओवर रेशो। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा रेशो एनालिसिस की थ्योरी करा दी थी, और लिक्विडिटी रेशो और सोल्वेंसी रेशो, उसके अंदर कौन सी हमारे पास रेशियोज होती हैं और कैसे कैसे उन रेशियोज को सॉल्व करना है, इजी से लेकर हार्ड तक मैंने सारे आपको पिछले वीडियोस के अंदर क्या कर दिए, कवर करा दिए हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर लिंक को चेक करके उसको देख सकते हो। तो आज जो हमने रेशियो करनी है वो करनी है एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। तो रेशियो एनालिसिस में हमने 4 टाइप की रेशियोज एनालाइज करना होता है: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये थर्ड टाइप की रेशियो है विच इज कॉल्ड टर्नओवर रेशियो, या इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिविटी रेशियो भी बोलेंगे। तो इस रेशियो के अंदर नॉर्मली हमें 4 रेशियो निकालनी है: इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इन चारों रेशियो को हम समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर कि इनके फॉर्मूले क्या है, इनका यूज क्या है इस रेशियो का, और ये रेशियो ज्यादा अच्छी या कम अच्छी, ठीक है ना। तो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, तो सबसे पहले जो हमारे पास रेशियो आती है वो कौन सी आती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो नाम से पता चल रहा है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका, सीओजीएस। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इस रेशियो को क्यों निकालते हैं, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, उसके मुकाबले कितनी आपकी सेल हो रही है। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है कि कितनी कीमत का सामान आप बेच रहे हो। तो ये रेशियो में बताएगी कि मान लो अगर आप हर साल या इस बार आपने 10 लाख रुपए की कीमत का सामान बेचा, तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए का एवरेज स्टॉक पड़ा था, तो इट मींस व्हाट इज योर रेशियो, 2:1 या 2 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, 2 टाइम्स है आपकी। इट मींस कि जितना आपके पास स्टॉक है ना, उससे दुगना, डबल आप सामान क्या कर देते हो, बेच देते हो। तो इट मींस आप अपने स्टॉक को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, आपका जो स्टॉक का साइकिल है ना वो बहुत अच्छे से चल रहा है। बट अगर ये रेशियो क्या होती कि आपके पास स्टॉक तो पड़ा था 15 लाख का, लेकिन सेल कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सेल कितनी कीमत का सामान बेचा था, 10 लाख का, यानी कि ये क्या होता है, 0.67 टाइम्स होता। यानी कि ये रेशियो अच्छी है कि बुरी है, बुरी है। मतलब आपके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा है लेकिन सामान ज्यादा नहीं बिक रहा, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा ये रेशियो होगी, हायर द रेशियो मतलब ज्यादा सेल्स, यानी कि उतना ही ज्यादा हम अपनी इन्वेंट्री को क्या कर रहे हैं, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कि हमारे पास स्टॉक बचता ही नहीं है, साथ के साथ क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताती है कि हम अपने एवरेज स्टॉक के मुकाबले कितना सामान अपना बेच देते। तो देखो हाई रेशियो विल बी बेटर, बट वेरी हाई रेशियो, देखो अगर बहुत ही ज्यादा होगी, लेट्स से अगर हम बात करें कि हमने 10 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की और एवरेज स्टॉक कितना था, 50,000, यानी कि 20 टाइम्स रेशियो होगी। तो ये तो सिचुएशन बहुत बुरी है। क्यों, क्योंकि हम जितना हमारे पास स्टॉक होता है उसका 20 गुना ज्यादा हम एक दिन में, एक साल में सेल करते हैं। तो इट मीन हमें स्टॉक की दिक्कत कभी ना कभी तो आ सकती है। थोड़ा सा अभी हमें स्टॉक की प्रॉब्लम हुई, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हुई, हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। तो ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, लो भी नहीं होनी चाहिए, एक मीडियम लेवल की रेशियो होनी चाहिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो हमें ये बताती है कि भाई सेल के मुकाबले हमारे पास एन एवरेज कितना स्टॉक पड़ा है, ताकि हम फ्यूचर में और सेल्स बढ़ा सकते हैं, या जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलो, तो सेकंड ये थी हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इन टाइम्स, कितने टाइम्स ये रेशियो हमारे पास आती है। चलो, अब हमारे पास अगली रेशियो क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, सेल्स, और कौन सी वाली सेल्स, नेट सेल्स। तो नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सबको पता है क्या होता है,
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या वर्किंग कैपिटल नॉर्मल बात करें कि वो कैपिटल जो बिजनेस के पास पड़ी है जिससे बिजनेस चल रहा है। बेसिकली ये ऑपरेटिंग काम होता है, ऑपरेटिंग कैपिटल होती है हमारी। देखो एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो अकेला बिजनेस मशीन से तो चलने नहीं वाला, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल परचेजेस, टूल, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या बताती है? ये बताती है कि हमारे पास कितनी वर्किंग कैपिटल है और उसके मुकाबले हम कितनी सेल्स कर लेते हैं। कितनी वर्किंग कैपिटल है और उसके मुकाबले कितनी हम सेल्स कर लेते हैं। मान लो अगर हमारी सेल थी 20 लाख की और वर्किंग कैपिटल कितनी थी 5 लाख, यानी कि सिर्फ 5 लाख की वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारा सर्कल पीरियड इतना अच्छा है कि हम 5 लाख की वर्किंग कैपिटल है हमारे पास, लेकिन हम 20 लाख तक की सेल निकाल देते हैं, यानी कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। ठीक है ना? तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या शो करती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, मतलब कितनी सेल्स है आपकी, किसके मुकाबले? आपकी वर्किंग कैपिटल के मुकाबले। तो जितनी ये ज्यादा होगी उतनी ही कंपनी की एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास कम वर्किंग कैपिटल के मुकाबले ज्यादा सेल्स हो रही है। तो बहुत ज्यादा तो देखो नुकसान नहीं है, बट एक हायर द रेशियो विल बी बेटर। और अगर लो रेशियो होगी, मतलब आपकी सेल्स 10 लाख है, आपके पास वर्किंग कैपिटल 15 लाख है, इट मींस आप प्रॉपर्ली अपनी वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो आपका बिजनेस क्या है? इन एफिशिएंट है, बिकॉज आप अपने स्टॉक को ही प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो अगर हम अपने स्टॉक को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो हमारा बिजनेस क्या शो करेगा? इनएफिशिएंसी शो करेगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताती है हमें? कि कितनी जल्दी आप अपनी वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देते हो, मतलब कितनी जल्दी आप वर्किंग कैपिटल से सेल्स बना लेते हो, आपका पीरियड कितना अच्छा है। तो हायर द बेटर, लो इज इनएफिशिएंट यूज। तो ये दो मेन रेशियो थी इसके अंदर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलो थर्ड रेशियो हमारे पास इसके अंदर क्या है? इस रेशियो के अंदर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो नाम से पता चल रहा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कितना पैसा हमने उधार से लेना है, डेटर से लेना। दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो क्या फॉर्मूला इसका? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल मतलब जो सेल उधार पे कर रखी है हमने, देखो टोटल सेल नहीं, क्रेडिट सेल। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब ऑन एन एवरेज हमें डेटर से कितना पैसा रिसीव होता है। ऑन एन एवरेज हमें डेटर से कितना पैसा रिसीव होता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा एक बात बहुत ध्यान में रखनी है इसके अंदर कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा लेना है, और हम इसकी क्या बनाते होते हैं? प्रोविजन बनाते होते हैं। लेकिन जब हम इस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को डिडक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किसके लिए बना जाता है? कि हमें डर होता है कि शायद हमें ये पैसा मिले ना मिले, लेकिन इसमें हम इस डर से, तो हमें पैसे से तो कोई मतलब ही नहीं है। इस रेशियो के अंदर हम सिंपल ये देख रहे हैं कि हमारी उधार पर सेल कितनी होती है और उसके मुकाबले हमारे पास डेटर्स कितने बचे होते हैं। तो ये रेशियो क्या शो करती है? इट शोज हाउ मच क्विकली ट्रेड रिसीवेबल आर कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कितनी जल्दी आपके जो डेटर्स हैं आपका पैसा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्रेडिट सेल कितनी है? 10 लाख की है, और आपकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब अभी भी आपके पास 2 लाख के डेटर्स बचे हुए हैं। ऑन एन एवरेज 2 लाख के डेटर्स आपकी बुक्स में शो होते ही रहते हैं, तो इट मींस आपकी ट्रेड रिसीवेबल क्या है? 5 टाइम्स। यानी कि अगर आप 10 लाख की सेल्स करते हो तो सिर्फ उसमें 10 लाख की क्रेडिट सेल करते हो। कौन सी सेल? क्रेडिट। तो सिर्फ उसमें 8 लाख की रिकवरी और सिर्फ 2 लाख ही हैं जो एवरेज चलते रहते हैं। यानी कि जितनी ज्यादा आपकी रेशो होगी उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। क्यों? रिकवरी रेट क्या है? ज्यादा है। अगर यहां पर डेटर 1 लाख के होते तो कितना होता है? 10 टाइम्स, तो और ज्यादा है। मतलब जितनी आप उधार पर सेल करते हो ना, उसके सिर्फ 1 लाख ही डेटर्स बचते हैं, रिमेनिंग अमाउंट सारी आपको मिल जाती है। तो हायर इज द बेटर। क्यों? इससे आपका डेट कलेक्शन पीरियड कम होता है। क्या कम होता है? डेट कलेक्शन पीरियड। अब डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है? देखो डेट कलेक्शन पीरियड मतलब वो पीरियड होता है जिस टाइम पे आप डेटर्स कलेक्ट करते हो। मतलब हम बोले कि कई बार क्या होता है कि 1 महीने के अंदर पैसा आता है, 2 महीने के अंदर पैसा आता है, 3 महीने के अंदर पैसा आता है। ठीक है ना? दैट इज व्हाट कॉल्ड डेट कलेक्शन पीरियड। तो अब डेट कलेक्शन पीरियड को हम कैसे निकालेंगे? डेट कलेक्शन पीरियड को हम कैसे निकालेंगे? 365 डेज और मंथ डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल रेशो। किससे डिवाइड करेंगे? 365 डेज या मंथ से। वो हमें बता रखा होगा क्वेश्चन में कि आपको ये जो डेट कलेक्शन पीरियड है कैसे निकालना है, और डिवाइड क्या कर दोगे? ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल
जो हमारी ट्रेड रिसीव यहाँ पर था 2,50,000, तो व्हाट इज द रेशो, हमारी रेशो आई 4 टाइम्स। और अगर हम 12 मंथ्स को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम ऑन एन एवरेज 3 महीने के अंदर हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। तो अगर ये रेशो 4 की बजाय 12 होती, 4 की बजाय क्या होती, 12 होती, तो मतलब 12/12 एक महीने के अंदर ही हमारे सारे डेटर क्या हो जाते हैं, कवर। तो जितना जल्दी आपका डेट कवर हो रहा है उतना ही आपकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है, पैसे खत्म होने के चांसेस क्या होंगे, बैड होने के चांसेस क्या होंगे, उतना ही कम होंगे। तो जितनी ज्यादा आपकी रेशो अच्छी होगी ना, जितनी ज्यादा आपकी ट्रेड रिसीवेबल रेशो होगी, उतना ही कम आपका क्या होगा, डेट कलेक्शन पीरियड, मतलब उतनी ही जल्दी आपको पैसे की रिकवरी। नॉर्मल भी हम सोच के देखिए कि अगर आप उधार पे 10 लाख के सामान बेचते हो तो सिर्फ 50,000 के एवरेज डेटर रहते हैं, यानी कि बहुत अच्छा सिस्टम है आपका कि 10 लाख में से सिर्फ 9,50,000 की रिकवरी है, 50,000 के ही ऑन एन एवरेज डेटर रहते हैं। चलो, तो ये थी हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल रेशो, और अब हमारे पास क्या है, ट्रेड पेबल रेशो। तो सेम उल्टा हो जाएगा बिल्कुल उसका, ट्रेड पेबल रेशो मतलब क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। देखो एवरेज ट्रेड पेबल मतलब क्या हो गया, ओपनिंग क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल अपॉन। देखो हायर रेशो शो लेस क्रेडिट पीरियड अवेलेबल और नॉट गेटिंग फुल क्रेडिट पीरियड, और लो रेशो शोज क्रेडिटर्स आर नॉट पेड इन टाइम। तो मतलब कहने का क्या है, जो ये रेशो होती है हम बोलेंगे जितनी हाई उतनी बेटर नहीं। क्यों, देखो क्रेडिट परचेज मतलब क्या है कि आप उधार पर सामान क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो मान लो आपने 10 लाख का सामान उधार पर परचेज किया, और जो आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स या ऑन एन एवरेज कितने के क्रेडिटर्स बचते थे, 5 लाख के क्रेडिटर्स बचते थे, यानी कि व्हाट इज योर रेशो, 2 टाइम्स रेशो। यानी कि जितना आप सामान उधार पर खरीदते हो सिर्फ उसका आधा ही पे कर पाते हो, आधा पे कर देते हो और आधा बचा रहता है हमेशा। तो इट मींस 2 टाइम्स का ये रेशो। अब 2 टाइम्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो पीरियड अवेलेबल है ना, एवरेज पेबल पीरियड, देखो आप अपने आप को एक तरीके से बिजनेस सोच के देखो, तो हम क्या चाहेंगे कि डेटर जल्दी रिकवर हो जाए और क्रेडिटर्स को पैसा देने में ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिल जाए, समय मिल जाए। लेकिन जब ये रेशो 2 टाइम्स आई तो 12 मंथ अपॉन 2, यानी कि कितने महीने के बाद आप पेमेंट करते हो, 6 महीने के बाद अपने डेट की क्या करते हो, पेमेंट करते हो। आपका साइकिल कितना है क्रेडिटर को पे करने का, 6 मंथ। देखो ये भी क्या है, बुरा साइन, क्योंकि लो रेशो का मतलब क्या है कि क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रही और कल को क्रेडिटर्स आपको पैसा नहीं देंगे। लेकिन अगर यहां पर मैं 10 लाख की बजाय 50,000 लिखता तो यहां पर कितना आता है, 20 टाइम्स। अब 20 टाइम्स का मतलब 12/20 करता तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास कितना आता, मेरे पास आता कोई 20 से 25 दिन आते हैं। या अगर मैं इसको डेज में भी कन्वर्ट कर लूं, 365 डेज अपॉन 20 कर लें हम इसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 18 डेज समथिंग आ जाएगा कि 18 दिन के अंदर आप क्रेडिटर्स को आपको पे करना पड़ता है। मतलब आपके पास क्रेडिट पीरियड अच्छा अवेलेबल नहीं है, आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको लोन लेके अपने क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, बिकॉज आपके क्रेडिटर्स को आपको इतना ज्यादा उधार नहीं मिल रहा। तो हायर भी बुरी होती है, लो भी बुरी होती है। एक एवरेज बेसिस के ऊपर नॉर्मल हम बोलेंगे इसको ठीक होगी, ज्यादा और कम दोनों ही क्या होंगी, बुरी होंगी। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल हायर अच्छी और लो बुरी, ये कंफर्म था। तो ये हमारे पास 4 रेशियोज थी, और इसको कैसे निकालना है, ये तो थी हमारे पास इनके सिंपल फॉर्मूले। अब इन रेशियोज को हमें कैसे निकालना है, इजी से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चन तक हम सारे क्वेश्चन देखेंगे इन अगली वीडियोस के अंदर। चलो तो देखते हैं, शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके अंदर। देखो उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे इस रेशियो को करने से पहले। तो सेल इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और सेल हमारे पास क्या होती है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। ऐसे परचेज की बात करें तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। और एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट, कितनी कीमत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, कितनी कीमत का सामान आपने बेचा, कितनी कीमत का सामान, कितने का सामान नहीं बेचा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपके पास मान लो कि 10 लाख रुपए का आपने सामान बेचा और उसमें से 2 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाए, तो आपने कितनी कीमत का सामान, 8 लाख रुपए का सामान 2 लाख के प्रॉफिट के ऊपर 10 लाख का बेच दिया। तो ये जो 8 लाख थी ये क्या थी, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको निकालने का एक और तरीका जो हमने पिछले साल ट्रेडिंग +1 में आपने किया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नॉर्मल सा क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक मतलब कितना सामान आपके पास पड़ा है, यानी फॉर एग्जांपल जब बिजनेस ने सुबह सुबह बिजनेस, आप मान लो दुकानदार दुकान पे गया तो उसने देखा कि उसके पास 2 लाख का सामान पड़ा था, दैट इज व्हाट कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। 5 लाख का सामान उसने और परचेज कर लिया,
तो दैट इज कॉल्ड परचेज। अब मान लो 20-50 हजार के करीब करीब उस सामान को मैन्युफैक्चर करने पे ऊपर लग गए, तो टोटल 7,50,000 का सामान उसके पास पड़ा था। अब जब उसने रात को अपना शटर क्लोज किया या दुकान बंद करी, तो 2,50,000 का सामान ही उसकी दुकान के अंदर पड़ा था, यानी कि बाकी का सामान उसने क्या कर दिया होगा, बाकी का 5 लाख का सामान उसने बेच दिया होगा। तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कितने का बेचा होगा, जितने का भी बेचा होगा उसमें प्रॉफिट क्या होगा, ऐड होगा। चलो, तो अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने पहले भी देख लिया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बिकॉज हमें पैसे से मतलब नहीं है कि पैसा कितना मिलेगा, हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं कितनी जल्दी रिकवरी हो जाती है हमारी। हाँ, पैसा डर है नहीं है, उस डर को हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो इस रेशो के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई भी काम नहीं होगा। और ऑल दिस रेशो मेजर इन टाइम्स। किस में मेजर करेंगे इनको, टाइम्स के अंदर मेजर करेंगे। चलो, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फाइंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्या फाइंड आउट करना है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। तो ITR फाइंड आउट, क्या फॉर्मूला होता है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या एवरेज स्टॉक है। और एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक निकलता है हमारे पास ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो देखेंगे हमारे पास क्या चीज है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली है नहीं, एवरेज स्टॉक है नहीं, लेकिन एवरेज स्टॉक को निकाल सकते हैं नहीं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,60,000। तो व्हाट इज द एवरेज स्टॉक, 1,60,000। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। क्या हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। तो हमने एक फार्मूला पता है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखो सेल कितनी है, सेल है 4 लाख, कॉस्ट पता है नहीं पता, वही तो निकालनी है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन सेल। तो 20% सेल का यानी 4 लाख का 20% कितना हुआ, 80,000। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3,20,000। एक्स कितना आ गया, 3,20,000। और व्हाट इज द रेशो, रेशो विल बी 2 टाइम्स। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन किसका था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। चलो, अगला हमने क्या निकालना है, अगला निकालना है फाइंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को दूसरा नाम क्या होता है, सेल। सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या चीज है निकालने के लिए। देखो करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, लेकिन हमारे पास सेल नहीं है, बट सेल निकालने का तरीका जरूर है हमारे। तो देखो हमें पता है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल कितनी थी हमारे पास, पता नहीं। कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। एंड व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, 20% ऑन सेल। सेल के ऊपर 20% है, यानी कि 20% ऑफ एक्स। तो 4 लाख प्लस 20 अपॉन 100 एक्स, और ये उधर चला जाएगा तो x माइनस 20x अपॉन 100, ये आएगा हमारे पास 80x अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 लाख। तो 100 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड, तो इट विल बी 5 लाख। यानी कि कितनी सेल्स आ गई हमारे पास, सेल्स आ गई 5 लाख। और अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स थी 3 लाख, करंट लायबिलिटी थी 2 लाख, तो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल, 1 लाख। व्हाट इज द रेशो, 5 टाइम्स। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में अब क्या है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो दोनों ही निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। और दूसरा हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल, या सेल्स भी लिख सकते हैं। तो अब हमें देखना है हमें क्या चीज दे रखी है, क्या चीज नहीं दे रखी। देखो हमें एवरेज स्टॉक निकालना है, तो उसके लिए हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं। तो कितना दे रखे, 4 लाख प्लस 2 लाख। एवरेज करना है तो डिवाइड कर लेंगे किससे, 2 से। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 लाख। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे हैं, नहीं दे रखा। परचेज दे रखे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखे हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दे रखी है। यानी कि वर्किंग कैपिटल के अंदर वर्किंग कैपिटल हमें निकालना आ सकता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कितना होगा, 2 लाख।
चलो, तो हमने वर्किंग कैपिटल भी निकाल लिया और एवरेज स्टॉक भी निकाल लिया। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स निकालना है हमने। तो देखो, ना हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, ना सेल्स दे रखे, इतना दे रखे है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन सेल। अब क्या करें? अब ना हम क्या निकाल सकते हैं, तो अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ना सेल है, क्योंकि हमें इतना पता है कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन ना हमारे पास सेल है, ना हमारे पास कॉस्ट है। तो ये एक्स है, वाई है, तो फिर प्रॉफिट कैसे? कोई एक चीज तो होनी चाहिए हमारे पास। तो अब हमें इतना पता है कि अब हम सेल तो निकाल नहीं सकते, बट निकल कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? हमने कॉस्ट का फॉर्मूला देखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरे पास, 4 लाख। परचेजेस कितना था मेरे पास, 6 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, 2 लाख। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? वो हो गया मेरे पास 8 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? वो तो आ गया 8 लाख। चलो, इसकी तो रेशो निकल जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, सेल्स। तो अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, यानी कि 20% ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो अब इसको वही सिंपल करेंगे तो हमारे पास सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 लाख आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 लाख आ जाएगी। तो व्हाट इज द रेशो, 5 टाइम्स। और इसकी रेशो कितनी होगी, ये होगी अप्रोक्सीमेटली 2.6 टाइम्स। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड आईटीआर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो हमें जब भी क्वेश्चन को करना है, ध्यान से देखना है कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है। अगर सिंपली दे दिया तो सिंपली नहीं, जो मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको फॉर्मूले बताए थे लगेंगे वही, लेकिन हमें कुछ प्रैक्टिस से ये देखना है कि उस समय कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलो, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, सेल्स दे दी, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास, नहीं है। एवरेज स्टॉक है हमारे पास, नहीं है। देखो, ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना एवरेज स्टॉक, हमारे पास सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो देखो, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, वो तो निकाल लेंगे बहुत इजीली। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल कितनी है मेरे पास, 12 लाख की। कॉस्ट कितनी है मेरे पास, पता नहीं, एक्स है। और ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20% ऑफ एक्स। तो ये कितना हो गया, 120x अपॉन 100, 100 डिवाइडेड ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 लाख। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 10 लाख। देखो, अब मेरे को क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक तो है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो क्या करें, छोड़ दें? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक अगर हम निकाल सकते हैं तो निकालेंगे उसको, और निकलेगा ही निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें आ गया, तो फॉर्मूला वही सेम। देखो, फॉर्मूले वही सेम लगेंगे, बस देखना है किस समय पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला था, 10 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख। परचेज कितनी है, 10 लाख। तो 12 लाख ये आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 लाख। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख। कितना आ गया हमारे पास, 2 लाख आ गया। क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज स्टॉक निकालना है। आंसर तो कितना आएगा, 2 लाख ही आएगा। 10 लाख अपॉन 2 लाख, तो कितना आया, 5 टाइम्स। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो विल बी 5 टाइम्स। चलो, तो इसी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक। यस, तो आईटीआर हमेशा नहीं दी होगी, कई बार हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए भी बोल देगा। चलो, तो उन्होंने दे दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी 2 टाइम्स, यानी कि आईटीआर। आईटीआर मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कितना आया, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब 2:1। अब हमने देखना है क्या इन दोनों में से हमें कुछ दे रखे है। देखो, सेल दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दे रखे है। तो वही, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल कितनी दे रखी है, 6 लाख। कॉस्ट एक्स है और वो कितना है, 20% ऑफ एक्स। तो ये वही सिस्टम आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लाख। यानी कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 5 लाख आ गया। और नीचे एवरेज स्टॉक हमें पता है कि नहीं पता, नहीं पता। तो एवरेज स्टॉक को यहीं पर लिख लेंगे, एवरेज स्टॉक को नॉर्मली, कि एवरेज स्टॉक हमारे पास कितना आया। तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, 5 लाख अपॉन एवरेज स्टॉक। अब
ध्यान से देखना है कि, और ये क्या था 2:1, तो एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे हम। एवरेज स्टॉक हमारे पास कितना आएगा? एवरेज स्टॉक आएगा हमारे पास 5 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमें क्या दे रखे है? देखो अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक इज 4 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है ना वो क्लोजिंग स्टॉक का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। यानी कि ये 2,50,000 तो एवरेज स्टॉक, और जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो क्लोजिंग स्टॉक का 4 गुना है। लेट क्लोजिंग स्टॉक विल बी x, तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 4x, क्योंकि उन्होंने सिंपल बोल दिया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक मान लो 100 है ना, तो ओपनिंग स्टॉक उसका 4 गुना है, 4 टाइम्स है, यानी कि 4 × 100 400 होगा। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया मेरे पास? 5x/2, ठीक है ना। तो 2,50,000 इधर कर रहा हूं मैं, 2,50,000 इज इक्वल टू 5x/2, 2 मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास 2,50,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 5x। तो ये आ गया मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। तो x मतलब क्या आया? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना था ना हमने। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख। चलो, तो इसी के अंदर हमारे पास क्या है? केस 2 है। केस 2 में क्या बोला हुआ है? देखो, इफ ओपनिंग स्टॉक इज 4 टाइम्स मोर देन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वर्ड हमें एक एक्स्ट्रा दे दिया। क्या दे दिया? मोर देन दे दिया। देखो पहले केस में क्या था? सिंपल, ओपनिंग स्टॉक इज 4 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें क्या दे दिया? मोर देन दे दिया। तो अब इसका क्या दिक्कत है? इसका क्या परेशानी है? तो 1 मिनट, अभी देखते हैं इसके अंदर हमें कैसे करना पड़ेगा। चलो, तो देखते हैं। देखो, उन्होंने क्या बोला कि ओपनिंग स्टॉक इज 4 टाइम्स मोर देन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि लेट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू x, और जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो क्लोजिंग स्टॉक से भी 4 गुना ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक का 4 गुना नहीं है, उससे 4 गुना ज्यादा है। मतलब कि जो ओपनिंग स्टॉक है ना, जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना तो है ही है, प्लस उससे 4 गुना ज्यादा भी है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। वर्ड क्या है? मोर देन। और इधर क्या था? सिंपल था, ओपनिंग स्टॉक इज 4 टाइम्स, मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर x है, क्लोजिंग स्टॉक अगर x है, तो ओपनिंग स्टॉक उसका 4x होगा। लेकिन इसमें क्या बोल दिया? ओपनिंग स्टॉक इज 4 टाइम्स, 4 गुना मोर देन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना तो ओपनिंग स्टॉक है ही है, बट उसका भी 4 गुना ज्यादा है। यानी कि एवरेज स्टॉक निकालना है तो क्या करूंगा मैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग, सॉरी नहीं, ये आएगा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? x प्लस 4x और प्लस x/2, तो कितना आया? 6x/2, ये आ गया हमारे पास 3x। तो एवरेज स्टॉक कितना था? 2,50,000, और वो किसके आ गया? 3x के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 2,50,000/3, तो ये अप्रोक्सीमेटली 83 समथिंग कुछ आ जाएगा हमारे। तो ये बेसिकली कौन सा केस था? देखो, इस चीज में ध्यान रखना है, जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको इक्वेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक इज 4 टाइम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 4 टाइम मोर देन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मोर देन मतलब जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना तो है ही है, उससे भी 4 गुना ज्यादा है, तो x प्लस 4x, बट उसमें हमने नॉर्मली क्या किया था? 4x। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का? फाइंड चेंज इन रेशियो ड्यू टू फॉलोइंग, मतलब इन चीजों की वजह से बताओ रेशियो में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 20,000 था, परचेज था 1,60,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 60,000, ठीक है ना। तो कौन सी रेशियो की हम बात कर रहे हैं कि रेशियो में क्या चेंज आएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं कि इससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या चेंज आएगा। देखो, हमें पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकलती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो नॉर्मली अगर हम देखें, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। देखो, आपके पास एवरेज स्टॉक तो आ जाएगा 20 + 60 अपॉन 2, यानी कि एवरेज स्टॉक तो कितना आ गया आपके पास? 40,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो उसके लिए वही फॉर्मूला, क्या? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेज है 1,60,000,
और माइनस करना है 60,000, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? 1,20,000। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो विल बी 3 टाइम्स, या अभी मैं हाल फिलहाल क्या लिखूंगा? 3:1। अब उन्होंने बोला कि इन चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा रेशो के ऊपर, रेशो बढ़ेगी या कम होगी। देखो ध्यान से, पहली चीज क्या है, थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ये डायरेक्टली चीज समझ में नहीं आएगी, इसको थोड़ा सा हमारे पास हिडन मीनिंग भी होगा। जैसे उन्होंने बोला कि अगर सेल ऑफ गुड कर देते, हम सामान को बेच देते 20,000 का, 16,000 का सामान 20,000 में बेच देते, तो ध्यान से देखो, अगर सामान बिकता तो क्या इंपैक्ट आता। तो हमारे पास दो चीजों पे इंपैक्ट हमने नोट करना है, क्या इंपैक्ट आता। देखो, अगर सामान बिकता, 16,000 का सामान क्या होता, बिक जाता, तो उससे नॉर्मली क्या होता, एक तो हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होता, कम होता। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या रह जाता, कम रह जाता ना। तो उससे रेशियो के ऊपर इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा। देखो ध्यान से, उन्होंने क्या बोला कि हमने 16,000 का सामान 20,000 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। यानी कि अब हमारी दुकान में क्या था, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का पड़ा था, परचेजेस कितने की थी, 1,60,000 की, यानी कि टोटल 1,80,000 का सामान था, जिसमें से 60,000 रुपए का सामान हमारे पास अभी भी बचा पड़ा है। यानी कि कितनी कीमत का सामान हमने बेच दिया, 1,20,000 का सामान हमने क्या कर दिया, बेच दिया। लेकिन अब उन्होंने क्या पूछा, नहीं, हमने 1,20,000 का नहीं सामान बेचा, हमने 16,000 का सामान और बेच दिया। कितने का सामान हमने और बेच दिया, 16,000 का सामान हमने और बेच दिया। तो नॉर्मली यहां पर 1,20,000 की बजाय कितना आना चाहिए, 16,000 प्लस कर देंगे, 1,30,000, कितना आएगा, 1,36,000 आएगा। कितना आएगा, 1,36,000। देखो ध्यान से देखो, 1,36,000 क्यों आया, ये मैंने क्या निकाला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कितनी कीमत का सामान बेचा। अब पहले तो जब सिंपल रेशियो दी थी तब तो हमने 1,20,000 का सामान बेचा था। अब क्वेश्चन ने केस वन दे दिया कि भाई 16,000 का सामान 20 में बेच दिया, यानी कि 16,000 का सामान और बिक गया। कितने का सामान बिक गया, और 16,000 रुपए का सामान जो था वो मेरा क्या हुआ, और बिक गया, और चला गया। ठीक है ना। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, 1,20,000 की बजाय अब कितने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलोगे, 1,36,000। तो अब ध्यान से देखो, ये तो कर दिया। अब एवरेज स्टॉक के ऊपर भी कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा। देखो, ओपनिंग स्टॉक तो एज इट इज रहेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक पे अब फर्क आएगा। क्यों, क्योंकि पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 60,000 का था। अब क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, कितने से, 60,000 से कम हो जाएगा। 60,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 16,000 से। क्यों, पहले तो आपकी दुकान में 60,000 का सामान बचा हुआ था जब 1,20,000 का बेच रहे थे आप, लेकिन आप 1,36,000 का बेच रहे हो, तो 16,000 यहीं से कम करना पड़ेगा ना। ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 44,000। कितना रह जाएगा, 44,000 रह जाएगा। तो देख लो, 1,80,000 माइनस 44,000, तब जाकर आपके पास कितना निकल कर आएगा, 1,36,000। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप इसको निकाल कर ही देखोगे इस रेशो को, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो व्हाट इज योर एवरेज, 20,000 प्लस 44,000 अपॉन 1,36,000 अपॉन 60, या कितना है, 64,000 अपॉन 2, तो ये आएगा 32,000। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आएगा, 64। ये रेशो हमारी क्या हो जाएगी, ये रेशो हमारी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलो तो अगला देखते हैं। अगला नॉर्मल हमारे पास क्वेश्चन क्या है, गुड्स परचेस्ड 40,000। कितने का सामान हमने और परचेज किया। ध्यान से देखो, क्या किया हमने, सामान को परचेज किया। देखो, खरीदा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो उतना ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई फर्क आया, नहीं आया। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक पे कोई फर्क आया, नहीं आया। हमने 1,60,000 का सामान था पहले जो परचेज किया था, क्वेश्चन ने क्या बोला कि नहीं भाई 40,000 का सामान परचेज किया। तो अगर सामान 40 का परचेज किया है, तो अगली बार वो क्लोजिंग स्टॉक में भी कितना दिखेगा, 40,000। क्लोजिंग स्टॉक में भी कितना दिखेगा वो, एक मिनट, हम इसको इरेज कर दे पहले सारा, फिर देखते हैं इसको। चलो, तो देखो नॉर्मली क्या बोला, गुड्स परचेज 40,000। देखो पहले नॉर्मली हमने क्या किया था, 20,000 का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, परचेज कितने की थी, परचेज थी 1,20,000 की।
और क्लोजिंग स्टॉक कितने का था 60,000। क्लोजिंग स्टॉक मतलब 60,000 का सामान बच गया था और 1,20,000 का सामान हमने बेच दिया था। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने सामान बेचा ज्यादा है, सामान तो 1,20,000 का ही बिका है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सामान खरीदा है, बेचा नहीं। तो इससे इंपैक्ट किस में आएगा? देखो, हम नॉर्मली क्या सोचेंगे कि परचेज बढ़ गई हमारी 40,000, तो अगर आप परचेज को बढ़ाओगे ना और क्लोजिंग स्टॉक को आप इतना ही रखोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान से सोच के देखो, आपने सामान तो नहीं बेचा ना एक्स्ट्रा, सामान तो 1,20,000 का ही बेचा। तो इट मींस जो सामान आपकी, जब आपने दुकान बंद करी होगी तो पहले आपके पास 60,000 का सामान बच रहा था। अब कितने का सामान बचेगा? अब बचेगा आपके पास 1,00,000 रुपए का सामान। कैसे? 1,20,000 प्लस 40,000, 1,60,000 की आपने क्या करी? परचेज करी। तो 20,000 प्लस 20,000, सॉरी, ये था हमारे पास 1,60,000 की परचेज थी आपकी। कितने की परचेज थी? 1,60,000। तो कितने का हो गया आपके पास? 2,00,000 का ये हो गया। और अब ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, मतलब 20,000 का आपके पास सामान था और 2,00,000 का आपने और खरीदा, और क्लोजिंग स्टॉक कितना रहना चाहिए? 1,00,000। तब जाकर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना किया होगा? 1,20,000। ध्यान से देखना, इसमें हमने सामान ज्यादा नहीं बेचा, सामान 1,20,000 का ही बिका, लेकिन सिर्फ खरीदा था। तो जो खरीदा था वो अब क्लोजिंग स्टॉक में शो होगा। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक 60 का था, अब कितने का हो जाएगा? 1,00,000 का हो जाएगा। तो अब एवरेज स्टॉक में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। अपॉन 2 कर देंगे तो 1,20,000 अपॉन 60,000। तो व्हाट इज द रेशियो? 2 टाइम्स। यानी कि अब हमारी रेशियो क्या हो गई? हमारी रेशियो हो गई इसमें डिक्रीज। ऐसे ही परचेज रिटर्न की बात करें, देखो परचेज रिटर्न, किसी ने सामान, हमने जो सामान था वो क्या कर दिया? वापस कर दिया। क्या इस पे कोई इंपैक्ट आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इंपैक्ट आया? नहीं आया। क्यों? हमने ये तो नहीं बोला कि हमने कोई सामान ज्यादा बेचा या कम बेचा। सामान तो हमने 1,20,000 का ही बेचा था, वो भी अभी उतना ही बेचा। लेकिन जो 1,60,000 की परचेज थी ना हमारी, अब वो कितने की रहेगी होगी? लेट से वो रहेगी होगी 1,50,000, क्योंकि हमने 10,000 का सामान रिटर्न कर दिया। तो इसका जो इंपैक्ट होगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बढ़ जाएगी, हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। कितना रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 50,000। क्यों? क्योंकि पहले 60 का सामान बचता था, अब सिर्फ 50 का, 10,000 का रिटर्न कर दिया था, बेचा नहीं था। तो अब क्या रेशियो लिखेंगे? 1,20,000 तो आएगा ही आएगा। ओपनिंग स्टॉक भी 20 ही रहेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 50,000। तो ये 1,20,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो रेशियो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे देखिए, गुड विड्रॉ फॉर 5,000 पर्सनल यूज। 5,000 का सामान विड्रॉ कर लिया, बेचा तो नहीं था, क्या किया था? विड्रॉ किया था। तो सेम यही कॉन्सेप्ट कि 5,000 परचेज में से भी माइनस करेंगे और 5,000 क्लोजिंग स्टॉक में से भी माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 5,000 का सामान हमने अगर निकाल लिया तो अब क्लोजिंग स्टॉक जो 60 का था वो 55 का रह जाएगा, नहीं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने इसका भी, इसलिए भी क्या कर दिया? हमारी रेशियो को बढ़ा दिया। चलो, तो ये थे हमारे पास, फाइंड द चेंज इन द रेशियो ड्यू टू द चेंज इन द फॉलोइंग। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में क्या चेंजेस आएंगी। तो ये तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस थे, जिसको, और इसमें हमने डिटेल के अंदर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को देखा, वर्किंग कैपिटल पे कुछ सिंपल क्वेश्चन देखे, और अगली वीडियो के अंदर हम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल रेशियो के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।